वेलकम। आज का वीडियो चैप्टर 7 पॉलिटिकल साइंस राष्ट्रवाद 7.1 राष्ट्रवाद का परिचय। राष्ट्रवाद शब्द के प्रति आम समझ क्या है? अगर मोटे तौर पर जनता की राय ले तो हम इस सिलसिले में देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज, देश के लिए बलिदान जैसी बातें सुनेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। यह प्रतीक सत्ता और शक्ति के साथ विविधता की भावना को भी प्रदर्शित करता है। कई लोग इस विविधता को भारतीय राष्ट्र से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाने की कोशिश करें तो पाएंगे कि राष्ट्रवाद की सुस्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा करना आसान नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपना प्रयास छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रवाद का अध्ययन करना इसलिए भी जरूरी है कि वैश्विक मामलों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछली 2 शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसने इतिहास रचने में योगदान किया है। इसने उत्कृष्ट निष्ठाओं के साथ साथ गहरे विद्वेषों को भी प्रेरित किया है। इसने जनता को जोड़ा है तो विभाजित भी किया है। इसने अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने में मदद की है तो इसके साथ ही यह विरोध को कटुता, युद्धों का कारण भी रहा है। साम्राज्यों और राष्ट्रों के ध्वस्त होने का भी यह एक कारण रहा है। राष्ट्रवादी संघर्षों ने राष्ट्रों और साम्राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण में योगदान किया है। आज भी दुनिया का एक बड़ा भाग विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है। हालांकि राष्ट्रों की सीमाओं के पुनर्संयोजन की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं है और मौजूदा राष्ट्रों के अंदर भी अलगाववादी संघर्ष आम बात है। राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजर चुका है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के यूरोप में इसने कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। आज के जर्मनी और इटली का गठन एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इस प्रक्रिया के जरिए हुआ था। लातिनी अमेरिका में बड़ी संख्या में नए राज्य भी स्थापित किए थे। राज्यों की सीमाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ स्थानीय निष्ठाएं और बोलियां भी उत्तरोत्तर राष्ट्रीय निष्ठाओं एवं सर्वमान्य जन भाषाओं के रूप में विकसित हुई। नए राष्ट्रों के लिए लोगों ने नई राजनीतिक पहचान अर्जित की है जो राज्य की सदस्यता पर आधारित थी। पिछली शताब्दी में हमने अपने देश को सुदृढ़ीकरण की ऐसी प्रक्रिया से गुजरते देखा है, लेकिन राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भी हिस्सेदार रहा है। यूरोप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ ही एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन के मूल में राष्ट्रवाद ही था। भारत तथा अन्य पूर्व उपनिवेशों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के संघर्ष भी राष्ट्रवादी संघर्ष थे। ये संघर्ष विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र राष्ट्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से प्रेरित थे। राष्ट्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया अब भी जारी है। 1960 के दशक से ही सीधे तौर पर सुस्थिर राष्ट्र राज्य भी कुछ समूह या अंचलों द्वारा उठाई गई राष्ट्रवादी मांगों का सामना करते रहे। इन मांगों में पृथक राज्य की मांग भी शामिल है। आज दुनिया के अनेक भागों में हम ऐसे राष्ट्रवादी संघर्षों को देख सकते हैं जो मौजूदा राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरे पैदा कर रहे हैं। ऐसे पृथकतावादी आंदोलन अन्य जगहों के साथ साथ कनाडा के क्यूबेक वासियों, उत्तरी स्पेन के बास्क वासियों, तुर्की और इराक के कुर्दों तथा श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। भारत के कुछ समूह भी राष्ट्रवाद की भाषा बोलते हैं। आज अरबी राष्ट्रवाद में तमाम अरबी देशों को एक अखिल अरब संघ एकताबद्ध करने की उम्मीद पाल सकता है, लेकिन बास्क या कुर्द जैसे पृथकतावादी आंदोलन तो मौजूदा राज्यों के विखंडन के लिए ही संघर्ष है। हमारे बीच इस सवाल पर सहमति हो सकती है कि दुनिया में राष्ट्रवाद आज भी प्रभावी शक्ति है, लेकिन राष्ट्र या राष्ट्रवाद जैसे शब्दों की परिभाषा के संबंध में किसी सहमति पर पहुंचना बहुत कठिन है। आखिर राष्ट्र क्या है? लोग राष्ट्रों का निर्माण क्यों करते हैं और राष्ट्र क्या करने की तीव्र इच्छा जगाते हैं? लोग अपने राष्ट्र की खातिर त्याग करने और प्राण तक न्यौछावर करने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? राष्ट्रत्व के दावे राज्यत्व के दावों से क्यों और कैसे जुड़ जाते हैं? क्या राष्ट्रों को पृथक रहने या राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है? क्या पृथक राज्यत्व को स्वीकार किए बगैर राष्ट्रवाद के दावे को तुष्ट किया जा सकता है? इस अध्याय में हम इनमें से ही कुछ मुद्दों की पड़ताल करेंगे। आज तो दुनिया सिकुड़ रही है और हम एक विश्वग्राम में रह रहे हैं। राष्ट्र अब अप्रासंगिक हो गया है। ऐसा नहीं है, राष्ट्रवाद अब भी प्रासंगिक है। आप इसे तब भी देख सकते हैं जब भारतीय क्रिकेट टीम बाहर खेलने जाती है या तब जब हम बाहर बसे हुए भारतीयों को भी बॉलीवुड की फिल्म देखते हुए पाते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रवाद। राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है, लेकिन यह मानव समाज में पाए जाने वाले अन्य समूहों अथवा समुदायों से अलग है।
यह परिवार से भी अलग है। परिवार तो प्रत्यक्ष रूप से संबंधों पर आधारित होता है, जिसका प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्यों के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता है। ये जनजातीय, जाति और अन्य सहगोत्रीय समूह से भी अलग है। इन समूह में विवाह और वंश परंपरा सदस्यों को आपस में जोड़ती है। इसलिए यदि हम सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जानते हो तो जरूरत पड़ने पर हम उन सूत्रों को ढूंढ निकाल सकते हैं जो हमें आपस में जोड़ते हैं। लेकिन राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को सीधे तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत नाता जोड़ने की जरूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं और उनका आदर करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूहों द्वारा किया जाता है जो कुल या भाषा अथवा धर्म या फिर जातीयता जैसी कुछ एक निश्चित पहचान का सहभागी होता है। लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में ही नहीं जो सभी राष्ट्रों में समान रूप से मौजूद हो। मतलब सभी राष्ट्रों में ऐसे समान गुण नहीं है। कई राष्ट्रों की अपनी कोई एक सामान्य भाषा नहीं है। कनाडा का उदाहरण सामने है। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषी लोग साथ साथ रहते हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं के लोग हैं और भिन्न भिन्न समुदायों द्वारा अलग अलग भाषा बोली जाती है। बहुत से राष्ट्रों में उनको जोड़ने वाला कोई सामान्य धर्म भी नहीं है। नस्ल या कुल जैसी अन्य विशिष्टताओं के लिए भी यही कहा जा सकता है। तब वह क्या है जो राष्ट्र का निर्माण करता है? राष्ट्र बहुत हद तक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है। यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए गढ़ते हैं जिससे वे अपनी पहचान कायम करते हैं। आइए हम राष्ट्र के बारे में लोगों की कुछ मान्यताओं को पहचानें और समझें।